Hello students, welcome you all in this video and I am going to start science for class 8 students. In this video I am going to start with chapter 1 exploring the investigative world of science. ये हमारा पहला चैप्टर है क्लास 8 का एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो आज से हम क्लास 8 साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस पहले चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं ओवरऑल व्यू ऑफ दिस होल टेक्स्ट बुक। मतलब हम क्लास 8 साइंस में पूरे टेक्स्ट बुक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उस पूरे टेक्स्ट बुक का ओवरऑल एक व्यू इस पहले चैप्टर में दिया गया है। इसका मतलब है चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 13 तक, तो टोटल चैप्टर हमारे 13 है साइंस बुक में। चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 13 तक हम एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हैं, वो थोड़ा इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम इस चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ने वाले हैं। तो इसी को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो वेलकम टू ग्रेड 8 साइंस। वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग ईयर ऑफ क्यूरियोसिटी। In grade 8, we enter the investigative world of science, where you will not only learn scientific facts but also discover how scientists investigate and find answers. तो यहाँ पे हम क्या स्टडी करने वाले हैं? पहले उन्होंने इंट्रोडक्शन में कहा है कि आप सबका वेलकम है इस इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस में। और यहाँ पे आप सिर्फ साइंटिफिक फैक्ट्स को लर्न नहीं करेंगे, उसी के साथ साइंटिस्ट साइंटिफिक फैक्ट्स को इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, उनके आंसर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। मतलब कोई भी साइंटिस्ट साइंटिफिक फैक्ट्स को कैसे स्टडी करते हैं, उसको कैसे उसके आंसर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये पूरा आप यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। You will ask thoughtful questions, make careful observations, perform simple experiments and explain your findings। मतलब इस चैप्टर के हेल्प से आपको बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आने वाले हैं माइंड में, और उसी क्वेश्चन से आप केयरफुल ऑब्जर्वेशन करेंगे। उस ऑब्जर्वेशंस के हेल्प से आप छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स भी करने वाले हैं इस टेक्स्ट बुक में, और एक्सपेरिमेंट्स के हेल्प से आप आपके जो भी फाइंडिंग्स है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट होने के बाद में आपको जो भी कंक्लूजन्स आए हैं उसको आप एक्सप्लेन भी करने वाले हैं। फ्रॉम एवरीडे क्वेश्चंस लाइक व्हाई डज डोर राइज to a bigger mysteries like why earth is getting warmer। तो आपके क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं, जैसे कि सिंपल डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन। जो भी डो हम बनाते हैं पूरी के लिए या फिर ब्रेड के लिए, वो राइस क्यों होता है? आपने देखा होगा, अगर इडली का जो भी डो रहता है वो रात को अगर इडली का बैटर बना के रखे तो सुबह तक वो फर्मेंटेशन होके उसका अमाउंट जो है वो डबल होता है। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन जो डे टू डे लाइफ की है, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इवन बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे कि अर्थ वार्म क्यों होती है, अर्थ गर्म क्यों रहती है, या फिर अर्थ गर्म क्यों होती है, ऐसे बड़े क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। और या फिर इसी तरह के क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, पूछने के लिए सीखने वाले हैं। मतलब हमारा माइंड जो है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग या फिर थोड़ा, मतलब इस क्वेश्चन के साथ हमारा माइंड जो है वो बहुत क्यूरियस होने वाला है हर कोई चीज, नई चीज सीखने के लिए। जैसे कि एक यंग साइंटिस्ट रहते हैं, सो यू आर गोइंग टू बिहेव लाइक अ यंग साइंटिस्ट। यंग साइंटिस्ट का मतलब है छोटे साइंटिस्ट जो नई नई चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं। वैसे हम बिहेव करने वाले हैं। एज यू रीड दिस बुक, नोटिस द रूट ऑन द लेफ्ट पेजेस। मतलब जैसे जैसे हम इस बुक को रीड करेंगे, अगर आपने लेफ्ट पेजेस पे देखा, रूट्स का डायग्राम दिया है विच रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ नॉलेज। रूट्स मतलब क्या है? आपने देखा होगा प्लांट्स के रूट जो है वो अर्थ के नीचे बहुत दूर तक पहले फैले हुए रहते हैं पानी को खींचने के लिए, और ऊपर जो रहता है वो स्टेम रहता है। तो इन रूट्स की तरह हमारा नॉलेज, जो मेन रूट्स मतलब क्या है, ये मेन फाउंडेशन है इस प्लांट का। ये पूरा प्लांट इस रूट के ऊपर ही डिपेंड है। ये रूट्स ऐसे फैलते हैं और पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इन्हीं रूट की तरह हमारा जो नॉलेज है वो भी बढ़ने वाला है। हमारा जो मेन बेसिक नॉलेज है वो बहुत इंक्रीज होने वाला है। ये रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट पेज।
एंड द काइट ऑन द राइट पेजेस, और अगर आपने राइट पेजेस पे देखा अपने टेक्स्ट बुक में, काइट है, पतंग है, काइट है। काइट का मीनिंग क्या है? विच सिंबोलाइजेस इमेजिनेशन एंड क्यूरियोसिटी। सो काइट जैसे दूर दूर तक उड़ती जाती है स्काई में, वैसे ही हमारा जो इमेजिनेशन होने वाला है वो बहुत दूर दूर तक आप इमेजिन करके क्यूरियस होके कोई भी चीजों को फाइंड आउट करने के लिए सीखने वाले हैं। Together, they remind us that science grows through a balance of careful observation and creative thinking. तो इन दोनों के साथ हम केयरफुल ऑब्जर्वेशन भी करने वाले हैं और क्रिएटिव थिंकिंग भी करने वाले हैं, और यही है साइंस। Get ready for a year of exploring, investigating and discovering new ideas through science. तो इसी के साथ सब लोग रेडी हो जाओ साइंस में नया कुछ पढ़ने के लिए। तो अभी हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। सो आवर ग्रेड साइंस जर्नी, तो यहाँ से हमारा ग्रेड साइंस जर्नी स्टार्ट होती है। दिस ईयर यू विल एक्सप्लोर साइंस फ्रॉम द टाइनी वर्ल्ड ऑफ माइक्रोब्स टू बिग चैलेंजेस अफेक्ट आवर प्लैनेट। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, और मतलब वो कहाँ पे मिलते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो कैसे जीते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे है, उनकी बॉडी कैसे है, वो हम इस माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे। और उसी के साथ बड़े बड़े स्ट्रक्चर जैसे कि प्लैनेट्स, तो प्लैनेट्स कहाँ रहते हैं, प्लैनेट्स कैसे होते हैं, प्लैनेट्स में एनवायरनमेंट कैसे होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, वो भी हम इस चैप्टर इस साइंस में 8th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। You will learn about helpful and harmful microorganisms, how our bodies stay healthy, and the importance of nutritious food, exercise, medicines and vaccines। तो और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जो थोड़े हेल्पफुल रहते हैं, मतलब थोड़े हमारे बॉडी को हेल्प करते हैं, और थोड़े हार्मफुल रहते हैं। हार्मफुल मतलब जिसके वजह से हमें डिसीज होते हैं। तो उन सभी ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। इसी के साथ हम स्टडी करेंगे हाउ अवर बॉडी स्टेज हेल्दी, मतलब हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं, हम फिट कैसे रह सकते हैं, अगर क्या करेंगे तो हम फिट रह सकते हैं, हमारी बॉडी हेल्दी रह सकती है, स्ट्रांग रह सकते हैं, वो भी पढ़ेंगे। एंड न्यूट्रिशियस फूड का क्या इम्पोर्टेंस है, एक्सरसाइज का क्या इम्पोर्टेंस है, हमें जब फीवर होता है, कोल्ड होता है, तो मेडिसिन क्यों लेना है, मतलब मेडिसिन कैसे रिएक्ट करते हैं हमारे बॉडी में। इवन हम वैक्सीन भी लेते हैं, तो ये वैक्सीन कैसे हमारे बॉडी पे रिएक्ट करते हैं, ये सभी चीजों को भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। Next, you will also discover how electricity makes our daily lives easier through its heating and magnetic effect। तो आपने देखा होगा हमारे घर में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते हैं, जैसे कि आयरन है, न तो यहाँ पे आप लाइट दे सकते हैं, तो फैन रहते हैं, मिक्सर रहता है, फ्रिज रहते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती है। सो इस इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हम उसको हीटिंग करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि वाटर हीटर, आयरन, कपड़ों को हम आयरन करने के लिए यूज करते हैं जहाँ पे हीटिंग इज इम्पोर्टेंट। अगर आपने लाइट्स को देखा तो वहां पे हमें लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी से हम लाइट्स को तैयार करते हैं चीजों को देखने के लिए। अगर करंट नहीं है तो हम लाइट्स के हेल्प से ही देख सकते हैं चीजों को। तो इस इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमें लाइट कैसे आती है वो समझ के लेना है, और मैग्नेटिक इफेक्ट को भी अंडरस्टैंड करने वाले हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के ही हेल्प से मैग्नेटिक पावर कैसे तैयार होती है, और या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स कैसे तैयार होते हैं, वो भी हम इस 8th स्टैंडर्ड में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, you will explore forces and pressure to understand why objects move, stop, or change direction, and how these ideas explain everyday events such as falling object, moving vehicle, bridges, strong winds, cyclones, etc। तो यहाँ पे हम फोर्सेस और प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे, और इस फोर्सेस एंड प्रेशर के हेल्प से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कैसे कर रहे हैं,
स्टॉप कैसे होते हैं इमीडिएटली, या फिर वो अपनी डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई भी बॉल को अगर फेंका तो वो अर्थ पे मूव करता है, और थोड़ी देर मूव होने के बाद में वो अपने आप रुक जाता है। तो ये मूव कैसे कर रहा था अर्थ पे, और बिना कोई रुकाए वो अपने आप कैसे रुक जाता है, या फिर मूविंग कार ब्रेक लगाने के बाद कैसे रुक जाती है, ऐसा कौन सा फोर्स है जिस वजह से वो कार ब्रेक लगाने के बाद रुक जाती है, या फिर डायरेक्शन कैसे चेंज होता है, ये भी हम स्टडी करने वाले हैं। और इन्हीं सभी आइडियाज के साथ, इन्हीं के हेल्प से हम हमारे एवरीडे लाइफ में थोड़ी चीजें सीखेंगे। जैसे कि फॉलिंग ऑब्जेक्ट, मतलब अगर पेड़ से कोई फ्रूट या फिर ऊपर फेंकी हुई कोई भी चीज नीचे गिरती है तो वो नीचे ही क्यों गिरती है, वो वहां पे ही एटमॉस्फेयर में ही सस्पेंड फ्लोट क्यों नहीं होती, वो भी स्टडी करेंगे। मूविंग व्हीकल्स के बारे में स्टडी करेंगे, कार या फिर स्कूटर प्लेन ये सभी मूव होते हैं तो उनके भी बारे में स्टडी करेंगे। ब्रिजेस के बारे में स्टडी करेंगे, स्ट्रॉन्ग विंड्स के बारे में स्टडी करेंगे, साइक्लोन्स के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन हम आगे के सभी चैप्टर्स में सीखने वाले हैं। कंटिन्यूइंग अवर साइंस एडवेंचर, तो आगे हम देखेंगे यू विल लर्न हाउ फोर्सेस एंड प्रेशर आर कनेक्टेड टू वेदर इवेंट्स लाइक स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। सो ये फोर्स एंड प्रेशर के वजह से ही, और या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि फोर्सेस एंड प्रेशर का वेदर के साथ क्या कनेक्शन है, और इन वजह से स्टॉर्म्स या फिर साइक्लोन्स कैसे तैयार होते हैं, ये भी स्टडी करेंगे। देन यू विल एक्सप्लोर द पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर टू अंडरस्टैंड व्हाई मटेरियल बिहेव डिफरेंटली and how solids, liquids, gases are made up of tiny moving particles। मतलब हम मैटर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। व्हाट इज मैटर, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ मैटर, ये भी स्टडी करने वाले हैं। और मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। और इसी पार्टिकल्स के नेचर के ऊपर हम मैटर को तीन चीजों में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड मतलब जैसे कि टेबल है, चेयर है, बोर्ड है, पेन है, बुक है, ये सभी चीजें सॉलिड है, ये सभी मैटर ही है। और ये लिक्विड का मतलब क्या है, लिक्विड्स जैसे कि पानी है, या फिर और भी बहुत सारे लिक्विड्स है, मिल्क है, एक्सेट्रा। तो ये लिक्विड भी तो मैटर ही है। गैसेस है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी मैटर है। लेकिन हर एक का जो नेचर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, दिखने के लिए हर कोई अलग अलग है। तो वो वैसे क्यों है, ये भी हम इस 8th स्टैंडर्ड में स्टडी करने वाले हैं। फिर आगे हम देखेंगे यू विल ऑल्सो क्लासिफाई मटेरियल एज एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स एंड डिस्कवर हाउ सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड इन एवरीडे लाइफ। तो एक बार अगर हमने मैटर का मतलब समझ के लिया तो हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत सारे मटेरियल्स हम देख सकते हैं। इस मटेरियल्स को हम तीन चीजों में और तीन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैटर को हम क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में एंड मिक्सचर्स में। तो एलिमेंट का मतलब क्या है, कंपाउंड्स का मतलब क्या है, मिक्सचर्स का मतलब क्या है, और हमारे डे टू डे लाइफ में हम सॉल्यूशंस को कैसे तैयार करते हैं, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, इनको हम कैसे तैयार करते हैं, ये भी हम 8th स्टैंडर्ड में स्टडी करने वाले हैं। तो ये सभी चीजें हम अलग अलग चैप्टर में अलग अलग हेडिंग के अंडर स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो भी थोड़े डायग्राम्स दिए यही डायग्राम हम फिर से इन डिटेल हर एक चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सॉलिड का डायग्राम है, ये लिक्विड का है, ये गैसेस का है। और यहाँ पे जो सर्कल सर्कल आप देख रहे हैं ये सभी पार्टिकल्स हैं। तो आप देख सकते हैं सॉलिड में पार्टिकल अलग तरीके से अरेंज है, लिक्विड में अलग तरीके से अरेंज है, गैसेस में अलग तरीके से अरेंज है। तो ये सब ऐसे क्यों है ये भी स्टडी करेंगे। इसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्यूशन में अगर आपने देखा तो आपको ऐसे दिखाई देते हैं पार्टिकल, थोड़े एक तरीके के होते हैं फिर दूसरे तरीके के होते हैं, ये कैसे होता है ये भी सीखेंगे। और ये जो डायग्राम दिया है ये मिक्सचर का है, यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीजों को मिक्स किया गया है तो इसको मिक्सचर्स कहते हैं। तो इसी के बारे में डिटेल में भी हम स्टडी करेंगे। अभी हम आगे जाएंगे। नेक्स्ट यू विल इन्वेस्टिगेट द वर्ल्ड ऑफ लाइट।
लर्निंग अबाउट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो उसी के साथ हम और एक टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, वो है अबाउट लाइट्स। तो लाइट्स जो है वो दो तरीके के फिनोमेना दिखाता है, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अगर सनलाइट में आप कोई स्टील की प्लेट लेके बैठे हो, अगर सन से, ये है अगर सन है, सन से अगर ऐसी लाइट आती है तो इस स्टील के प्लेट पे लाइन गिरने के बाद यहाँ से वो बेंड होती है और उसी मीडियम फिर से जाती है। तो इसको हम, इसी सनलाइट को स्टील प्लेट पे लेके उसका रिफ्लेक्शन कहाँ और हम उसको दे सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डायग्राम जो है वो रिफ्लेक्शन का ही है। तो ऐसे लाइट आ रही है, ऐसे गिरने के बाद वो ऐसे जा रही है, तो ये बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ये भी हम स्टडी करने वाले हैं। और एक कंसेप्ट है वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब आपने देखा होगा, अगर आपने किसी भी ग्लास में पानी लिया और उसमें अगर आपने पेंसिल रख दी, तो पेंसिल आपको पानी में थोड़ी ऐसे बेंड हुई दिखेगी। एक्चुअली तो पेंसिल स्ट्रेट ही रहती है, लेकिन पानी में रखने के बाद वो थोड़ा ऐसे बेंड दिखती है आपको। तो ये बेंड क्यों दिखती है? ये रिफ्रैक्शन के वजह से है। तो ये रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये दोनों लाइट्स के ही फिनोमेना है। तो उसके भी बारे में हम स्टडी करेंगे। हाउ मिरर्स एंड lenses वर्क, हाउ ग्लासेस हेल्प अस टू सी क्लियरली। तो मिरर मतलब क्या है, उसके टाइप्स कौन से हैं? मतलब प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। वैसे ही लेंसेज भी है, कॉन्वेक्स लेंसेज है, कॉनकेव लेंसेज है। तो ये सब कैसे काम करते हैं, इनका काम क्या है, कैसे वर्क करते हैं, वो भी स्टडी करेंगे। एंड इवन हाउ ग्लासेस हेल्प अस टू सी। अगर हमें नजदीक का नहीं दिख रहा है, दूर का दिख रहा है, तो भी हम ग्लासेस पहनते हैं। और अगर हमें दूर का दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा है, तो भी हम ग्लासेस पहनते हैं। तो वो कैसे वर्क करते हैं वो भी स्टडी करेंगे। फाइनली यू विल एक्सप्लोर द मून्स phases एंड अंडरस्टैंड how the movement of the earth, moon and sun led to the creation of calendars that help us to organize our daily lives। तो इसी के साथ एक बड़ा टॉपिक, जैसे कि हम प्लैनेट्स के बारे में भी स्टडी करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड में, जैसे कि मून फेजेस। तो आपने सुना होगा कि मून फेजेस भी रहते हैं, जैसे कि फुल मून डे रहता है या फिर न्यू मून डे रहता है। ये सभी जो है इनको हम बोलते हैं यहाँ पे मून स्पेसिस। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जो ब्राइटर है ये, या फिर ये वाला जो ब्राइटर है, उसको हम फुल मून डे कहते हैं। और जो डार्क है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है ये न्यू मून डे कहते हैं, पूर्णिमा अमावस्या ऐसे भी कहते हैं। तो ये कैसे होता है, इसी के बेसिस पे तो कैलेंडर भी बनाते हैं। तो कैलेंडर भी दिया गया रहता है कि फुल मून डे कब है या फिर न्यू मून डे कब है। और उसी के बेसिस पे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज भी प्लान की जाती है। तो ये कैसे होता है, वहां पे अर्थ का, मून का और सन का क्या रोल है, इसी को भी हम 8th स्टैंडर्ड में स्टडी करने वाले हैं। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, ये थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट के बारे में है। अर्थ इज द परफेक्ट प्लैनेट फॉर लाइफ बिकॉज इट इज एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अर्थ जो है वो अर्थ सन से एक एग्जैक्ट डिस्टेंस पे है। एंड इसीलिए अर्थ अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। लाइफ के लिए मतलब लिविंग बींग्स के लिए, लिविंग एनिमल्स, लिविंग प्लांट्स को स्टे करने के लिए बहुत अच्छा है एनवायरनमेंट, विच अलाउज वाटर टू स्टे इन लिक्विड फॉर्म। एटमॉस्फेयर अच्छा है या फिर वो डिस्टेंस अच्छा है, मतलब अर्थ पे जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। मतलब लिविंग प्लांट्स को, एनिमल्स को वाटर यूज करने के लिए आता है, मतलब एनिमल्स को वाटर पीने के लिए आता है, प्लांट्स को वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए भी आता है। इट्स एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग एंड प्रोटेक्ट्स लिविंग थिंग्स फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। तो अर्थ पे जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन में हम ब्रीदिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, ब्रीद इन जब करते हैं तब ऑक्सीजन जाता है हमारे बॉडी में, और ब्रीद आउट जब करते हैं तो CO2 बाहर आता है। वैसे ही प्लांट भी ऑक्सीजन यूज करते हैं, CO2 भी यूज करते हैं। वो CO2 यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो O2 तैयार करते हैं, और वही O2
एनिमल्स यूज करते हैं ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन के टाइम पे। तो ये जो चीजें हैं ये वो सिर्फ अर्थ पे ही हो सकती है। एंड इवन अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है वो इतना अच्छा और सूटेबल है कि जो भी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज आ रहे हैं उससे भी लिविंग थिंग्स प्रोटेक्ट रहते हैं अर्थ पे। These conditions make Earth suitable for survival of plants, animals and humans. तो इसी कैरेक्टर की वजह से अर्थ एक सुटेबल प्लैनेट है प्लांट्स को, एनिमल्स को या फिर ह्यूमन बींग्स को सरवाइव करने के लिए। All living organisms depend on air, water, sunlight, and one another, forming ecosystems that support life. जो भी ऑर्गेनिजम्स है उन सबको, वो सभी ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बींग्स हो, इन सभी को या फिर ये सब लोग एयर, वाटर, सनलाइट सब पे डिपेंड है। सबको एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, एंड वो सब लोग एक दूसरे पे भी डिपेंड है। और इसी को बोलते हैं इकोसिस्टम। मतलब क्या है, जैसे कि प्लांट्स को अगर आपने देखा, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड तैयार करते हैं। और जब वो फूड तैयार करते हैं वो CO2 को लेते हैं और O2 को तैयार करते हैं। उसी O2 को, ऑक्सीजन को, एंड उसी फूड को एनिमल्स खाते हैं। और छोटे छोटे एनिमल्स को बड़े एनिमल्स खाते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट्स जो भी हम देखते हैं इनको बर्ड्स खाते हैं और बर्ड्स भी जिंदा रहते हैं। और अगर रैट को आपने देखा तो रैट को स्नेक खाता है, स्नेक जिंदा रहता है। ऐसे ही सभी एनिमल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है और उसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। However, human activities such as pollution and deforestation are causing climate change in increasing Earth atmosphere. ये सब तो चीजें हैं जहाँ पे अर्थ ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को, प्लांट्स को बहुत हेल्प कर रही है। लेकिन आजकल ह्यूमन बींग के ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज है जिसके वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे कि पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सभी चीजें हो रही है। और वाटर, एयर, सब कुछ, सॉइल, सब कुछ पॉल्यूट हो रहा है, मतलब खराब हो रहा है। इसी के साथ डिफोरेस्टेशन भी बहुत जगह पे हो रहा है। मतलब फॉरेस्ट को कट कट कर रहे हैं, मतलब बड़े बड़े प्लांट्स को कट कर रहे हैं। और प्लांट्स या फिर ट्रीज कट करने की वजह से वो एनिमल्स का हैबिट डिस्टर्ब करते हैं। जो एनिमल्स है जैसे कि एलिफेंट है, लायन है, टाइगर है, डियर है, ये बहुत सारे एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं। और सभी एनिमल जैसे कि हमने देखा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है और उनका घर मतलब वो फॉरेस्ट रहता है। लेकिन जो ह्यूमन बींग है वो अपने खुशी के लिए बहुत सारे ट्रीज को कट कर रहा है, मतलब डिफोरेस्टेशन कर रहा है। और उसकी वजह से वो एनिमल्स को भी डिस्टर्ब कर रहा है। एंड उस सभी चीजों की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्थ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है, अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है। This disrupts weather patterns and harms the environment. So we must protect our planet and use natural resources wisely. तो इन सब के वजह से अर्थ का जो एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट है वो भी हार्म हो रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, जो भी नेचर के रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट हो, वाटर हो, सनलाइट हो, सॉइल हो, कुछ भी हो, उन सभी नेचर के रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से यूज करना है, बिना उसको पॉल्यूट किए या फिर बिना उसको डिस्टर्ब किए। तो ही हम हमारे अर्थ प्लैनेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वही यहाँ पे दिया गया है। इसी सभी के बारे में डिटेल में हम आगे वाले हर एक चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। अभी हम आगे जाएंगे। Humans play a major role in affecting Earth climate through their activities. At the same time, we also have the responsibility to protect our planet. तो वही हमने आज अभी जस्ट मैंने आपको बोला कि ह्यूमन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है अर्थ के क्लाइमेट को अच्छा रखने के लिए, एंड अर्थ, हमारे प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। बाय अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज वी कैन टेक द राइट स्टेप टू रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट। सो अगर ये प्लैनेट खराब होता है
तो पूरा अर्थ का एटमॉस्फेयर खराब होता है, पूरा क्लाइमेट चेंज होता है। तो हमें पहले ही ये सभी चीजों को अंडरस्टैंड करके राइट स्टेप को लेके जो भी हार्मफुल इफेक्ट्स हो रहे उन सबको रुकाना है या फिर उनको रेड्यूस करना है। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन को स्टॉप करना है, जहां जहां पे पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, उसको हम रेड्यूस करने की कोशिश करना है। ये सभी चीजों को ह्यूमन बीइंग को अप्लाई करना है। Science help us observe, measure and understand changes in the environment. तो ये जो ब्रांच है साइंस, यहाँ पे इन सभी चीजों के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। मतलब साइंस के हेल्प से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या क्या चीजें हो रही है एनवायरमेंट, हमारे सभी आजू बाजू में डे टू डे लाइफ में क्या क्या चीजें हो रही है उसको ऑब्जर्व करने के लिए देता है। मेजर करने के लिए हेल्प करता है। मतलब अगर कोई चीजें आपको मेजर करनी है, अमाउंट आपको मेजर करनी है, क्वांटिटी मेजर करनी है, तो उसको मेजर करने के लिए हमें साइंस हेल्प करता है। एंड अंडरस्टैंड चेंजेस इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ये भी स्टडी करने के लिए हमें साइंस हेल्प करता है। These scientific methods can guide us in finding solution to protect earth delicate balance। तो अर्थ पे एक प्रॉपर बैलेंस है, गैसेस, वाटर, जैसे कि आपने सुना होगा वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। सो हर एक गैसेस का, हर एक चीजों का अर्थ पे एक प्रॉपर बैलेंस है। इवन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब हो सकते हैं बहुत सारी चीजों से। तो ये सब कुछ अर्थ पे एक प्रॉपरली बैलेंस्ड है। इसी के लिए साइंटिफिक मेथड्स जो भी है, इनके हेल्प से हम अर्थ को कैसे बैलेंस रख सकते हैं वो भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। विथ क्यूरियोसिटी, नॉलेज एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शंस, द यंगर जनरेशन कैन हेल्प सॉल्व फ्यूचर एनवायरमेंटल चेंजेस। तो यंगर जनरेशन है जो आजकल की जनरेशन, जैसे कि आप लोग 8th स्टैंडर्ड में जो स्टडी कर रहे हैं, आप सब लोग इसे सभी चीजों को स्टडी करके या फिर इन सभी चैप्टर्स को स्टडी करके यहाँ से नॉलेज लेके आप रिस्पॉन्सिबल एक्शंस ले सकते हैं और फ्यूचर एनवायरमेंटल चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए भी हेल्प कर सकते हैं। यही सभी इस फर्स्ट चैप्टर में दिया है। सो यहाँ पे एक एक्टिविटी है सिंपल, जो कि हमने ऑलरेडी फर्स्ट पेज पे भी स्टडी की थी। टू हेल्प यू थिंक लाइक साइंटिस्ट, लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन वी आस्क्ड ऑन द फर्स्ट पेज। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी मतलब डे टू डे लाइफ की ही चीज है जिसको हम थोड़े डिटेल में स्टडी करेंगे। तो व्हाई इज वन साइड ऑफ अ पूरी थिनर देन द अदर। आपने देखा होगा जब पूरी बनाई जाती है और उस पूरी को जब ऑयल में फ्राई करने के लिए डालते हैं, तो पूरी जो है वो फूल जाती है। और जब वो फूल जाती है, अब ये इमेजिन करो कि ये पूरी है तो ये फूल के ऐसे हुई है। तो ये जो ऊपर का जो लेयर रहता है ये बहुत थिन रहता है, ये बहुत थिन रहता है। और जो नीचे का लेयर रहता है ये बहुत थिक रहता है। इवन अगर आपने रोटी को इमेजिन किया, चपाती को इमेजिन किया, तो भी ऊपर का जो लेयर रहता है वो थिन रहता है कंपैरेटिवली लोअर लेयर। तो यहाँ पे वही पूछ रहे, व्हाई इज वन साइड ऑफ पूरी थिनर देन द अदर। तो ये तो हमारी डे टू डे लाइफ की चीज है, हर बार हर घर में ये होती रहती है। तो यहाँ पे भी आप क्यूरियोसिटी से थिंक कर सकते हो, ऐसे इसका मीनिंग है। साइंस इज प्रेजेंट इन अवर एवरीडे लाइफ, मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में हर तरफ साइंस है। एंड सिंपल ऑब्जर्वेशन एट होम कैन बिकम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। हम घर में हर तरफ देख सकते हैं। जैसे कि और भी एग्जाम्पल है, अगर आपने पोटैटो को कट किया और उसमें अगर पानी में, उसको अगर पानी में नहीं डाला, या फिर ब्रिंजॉल को कट किया, उसको अगर पानी में नहीं डाला तो वो ब्लैक होता है। तो वो ब्लैक क्यों होता है ये भी आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने देखा लेमन को अगर आपने कट किया और लेमन जूस अगर टाइल पे गिरता है, तो टाइल पे एक तरीके का वहां पे दाग होता है, वो टाइल जो है वो वाइट होती है, तो वो क्यों होता है ये भी तो आप साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। और एक जैसे कि मिल्क में अगर आपने विनेगर डाला तो मिल्क फट जाता है, स्पॉइल होता है। इसको भी आप साइंटिफिक तरीके से सोच सकते हो। इसका मतलब हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की तरह स्टडी कर सकते हैं। एवरीडे एक्टिविटीज सच एज वॉचिंग अ पूरी, भटूरा, फुल्का, पफ, puff up
while cooking, मतलब ये सभी चीजें फुल जाती है, पफ अप मतलब फुल जाती है। कैन हेल्प अस आस्क इंटरेस्टिंग साइंटिफिक क्वेश्चंस, तो इसी के बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्यूरियोसिटी एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन आर द फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग साइंस। तो अगर आपको साइंस बहुत डीप में और नीटली क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, तो आप में बहुत सारी क्यूरियोसिटी होना है एंड केयरफुली ऑब्जर्व करना है। सबके घर में पूरी बनाई जाती है, लेकिन जो लोग उसको केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं उन्हीं को दिखता है कि ऊपर का जो लेयर है वो बहुत थिन है। तो अगर आपको साइंस को स्टडी करना है, साइंस को अंडरस्टैंड करना है, तो आपके पास क्यूरियोसिटी एंड केयरफुल ऑब्जर्वेशन रहना है। A scientific experiment begins with asking questions and identifying the factors that can be changed। तो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का मतलब क्या है? साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कब स्टार्ट होता है? क्वेश्चंस पूछने के बाद में। जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको बहुत सारे फैक्टर्स भी आते हैं, तो वहां पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है। सच एज द थिकनेस ऑफ द डो, तो हम यहाँ पे डो का जो थिकनेस है वो चेंज कर सकते हैं। टाइप ऑफ फ्लोर, फ्लोर भी चेंज कर सकते हैं। और द टेम्परेचर ऑफ द ऑयल, ऑयल का जो टेम्परेचर है उसको भी हम देख सकते हैं। अगर ऑयल बहुत ही ठंडा है और उसमें अगर आपने पूरी को फ्राई करने के लिए डाल दिया, तो पूरी फुल नहीं जाती, पूरी कभी भी पफ अप नहीं होती, वो फुलती नहीं है। तो ऑयल का टेम्परेचर भी मैटर करता है। इवन वैसे टाइप ऑफ फ्लोर मैटर करता है। बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं वो भी मैटर करती है। हर बार ऐसे नहीं कि आपने ऑयल गैस पे रख दिया, पूरी डाल दी तो हर बार पूरी फुल जाती है, ऐसे नहीं है। बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है, वो मैटर करती है, और उन्हीं को हम कहते हैं वेरिएबल्स। देर आर सो मेनी वेरिएबल्स ऑन विच a particular thing is depend. During an experiment, only one variable should be changed at a time while keeping others the same to get accurate result। तो हर एक एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे वेरिएबल्स रहते हैं, लेकिन कोई एक ही वेरिएबल आपको चेंज करना है, और बाकी की वेरिएबल अगर आप कांस्टेंट रखोगे तो ही आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। अगर आपने एट अ टाइम सारे वेरिएबल्स को चेंज किए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको पूरी बनानी है, तो यहाँ पे ऑयल का टेम्परेचर एक वेरिएबल है, तो और एक है वो है टाइप ऑफ फ्लावर, वो भी आपने यहाँ पे स्टडी किया, ये भी एक वेरिएबल है। थिकनेस ऑफ डो, ये भी एक वेरिएबल है। तो अगर कोई एक वेरिएबल आपने चेंज किया, जैसे कि टाइप ऑफ फ्लावर थिकनेस सेम रख दिया, लेकिन ऑयल का टेम्परेचर अगर चेंज कर दिया, तो आपको अलग ऑब्जर्वेशन मिलेगा। लेकिन अगर आपने एट अ टाइम तीनों को चेंज कर दिया, तो आपको कोई रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ऑब्जर्व करने के लिए, उसके ऊपर थिंक करने के लिए, ये ऐसे क्यों हुआ है, ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बहुत डिफिकल्टी होती है। इसीलिए कहते हैं ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ओनली वन वेरिएबल शुड बी चेंज। एक ही कौन सा तो वेरिएबल चेंज करके बाकी के सभी वेरिएबल्स को अगर आपने कांस्टेंट रख दिया, तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। जैसे कि पहले आप ऑयल का टेम्परेचर चेंज करके देखिए, इन दोनों को कांस्टेंट रखिए। नेक्स्ट टाइम जब करते हैं तब टाइप ऑफ फ्लोर आप चेंज करके देखिए, दोनों इसको और इसको कांस्टेंट रखिए। थर्ड टाइम थिकनेस चेंज करके देखिए, इन दोनों को कांस्टेंट रखिए, तो आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे। और उन तीनों रिजल्ट को आप ध्यान से केयरफुली स्टडी कर सकते हैं और एक कंक्लूजन, एक रिजल्ट ला सकते हैं। तो यही यहाँ पे दिया गया है। Scientists also make careful observations and measurements, such as whether the puri puffs up, how long it takes, or how it looks। साइंटिस्ट भी ऐसे ही करते हैं। जब साइंटिस्ट कोई स्टडी करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो बहुत केयरफुली वो ऑब्जर्व करते हैं, बहुत केयरफुली वो मेजरमेंट्स लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहते हैं वेदर द पूरी पफ्स अप, पूरी फुल रही है क्या, कितना टाइम ले रही है फूलने के लिए, और एक बार फूल गई तो कैसे दिख रही है। ये सभी चीजों को भी साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं। अगर वही पूरी की चीज कोई साइंटिस्ट ऑब्जर्व करे, तो वो ऐसे ऑब्जर्व करेंगे। Recording observations help us to draw correct conclusion and often leads to new question। जो भी observations आप देख रहे हैं उनको अगर आपने रिकॉर्ड कर लिया, लिख के ले लिया, तो हमें conclusions देने के लिए बहुत इजी होता है। एक एक बार उसी करेक्ट रिकॉर्डिंग के वजह से हमें नए नए क्वेश्चंस भी मिलते हैं। This method is called systematic investigation and is the basis of all scientific experiment। इसी मेथड को हम कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन।
और यही बेस है सभी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का। कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट आपको करना है तो वहां पे सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन होना ही है। तो ये था हमारा चैप्टर। इसी चैप्टर के थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, साइंस कैन बी लर्न फ्रॉम एवरीडे एक्टिविटीज। तो इस चैप्टर से हमें क्या पता चला, साइंस अगर लर्न करना है तो हम एवरीडे एक्टिविटीज से भी साइंस को लर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में, हमारे आजू बाजू में, सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीजें ऐसे होती है जहाँ पे साइंस रहता है। सेकेंड पॉइंट है, क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन आर इम्पॉर्टेंट इन साइंस। तो अगर आपको साइंस स्टडी करना है तो यहाँ पे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन। नई चीजें सीखने के लिए आप रेडी रहना है, क्यूरियोसिटी। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या आपके सामने कौन सी चीज हो रही है उसको आप केयरफुली ऑब्जर्व करना है। तीसरा पॉइंट है, आस्क क्वेश्चंस एंड टेस्ट वन फैक्टर एट अ टाइम। क्वेश्चन पूछने के लिए आपको सीखना है। कोई भी चीज आपके सामने हो रही है, आपको उसमें से क्वेश्चन ढूंढना है और वो क्वेश्चन आपको पूछना है। एंड एक बार में एक ही फैक्टर को चेंज करके आपको रिकॉर्ड करना है जो भी ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है, रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशंस केयरफुली। अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो जो भी आपको ऑब्जर्व हो रहा है उस सभी ऑब्जर्वेशंस को आप केयरफुली रिकॉर्ड करना है, क्योंकि उसी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे आप करेक्ट कंक्लूजन, करेक्ट रिजल्ट को लिख सकते हो। एंड लास्ट पॉइंट है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। एंड इसी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के हेल्प से हम कोई भी चीजें कैसे वर्क होती है, उसके बिहाइंड क्या प्रिंसिपल है, इसको समझने के लिए हेल्प करती है। तो यही पॉइंट है जो हमने इस चैप्टर में सीखे हैं। तो इस चैप्टर में हमें क्या सिखाया गया है, पूरे 8th स्टैंडर्ड में, पूरे ईयर में हम जो भी साइंस में सीखने वाले हैं उन सभी चैप्टर का एक ओवरऑल व्यू इस पहले चैप्टर में दिया गया है। तो ये बहुत सिंपल है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। अभी इस चैप्टर के बेसिस पे आपको पता भी चल गया होगा कि एग्जैक्टली हम 8th स्टैंडर्ड साइंस में क्या स्टडी करने वाले हैं। तो साइंस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसी के साथ I'll stop this video. I hope you will like this video. आप इसी सभी वीडियोस के नोट्स भी आप अपने बुक में लिख के रख सकते हैं। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प हुआ है तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके फ्रेंड के साथ, एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर। थैंक यू सो मच।